हेलो एवरीवन, फेस टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ प्लेन सरफेस चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और वो ग्लास स्लैब कुछ इस तरीके से है। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेमिंग कर लेते हैं इसकी नेमिंग करेंगे। तो इसकी नेमिंग में हम मान लो कि ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हेयर अ नॉर्मल दैट इज लाइक दिस, ये एक नॉर्मल है। सपोज कर लेते हैं ये एक और नॉर्मल है, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर ही बना लेता हूँ। एक मिनट रुको बस। यहाँ बना लेता हूँ। दिस इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल है और एक लाइट आ रही है। सपोज कर लेते हैं कि ये लाइट आ रही है। दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट है और इस इंसिडेंट लाइट का नाम है ए, और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, क्या है ये? इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट रे है ये। और इस एंगल को नाम दे रहे हैं आई, और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका नाम रख रहे हैं नॉर्मल एन। ठीक है, ये नॉर्मल एन है और ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओ है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ से लिख रहे हैं उसको। ठीक है, और नॉर्मल का नाम दे रहे हैं एन, और बड़ा सा हमने इसलिए बनाया है कि बस थोड़ा सा अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको स्टैंड कर लें, एन एम। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हम इस लाइन को बोलेंगे कि ये नॉर्मल है ये। ठीक है, ये नॉर्मल है। एन ओ एम जो है वो नॉर्मल है। इंसिडेंट रे कौन है? ए और ओ इंसिडेंट रे है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ है। ये लाइट आ रही है। ठीक, अब ये हमारा जो मीडियम है, इस मीडियम को हम बोल रहे हैं रेयर मीडियम, और इस मीडियम को बोल रहे हैं N1, जो कि एयर हम मानकर चल रहे हैं। ये क्या है? ये एयर है। और यहाँ पर इस साइड में जो मीडियम है ये भी हमारा रेयर मीडियम है, और इसको हम मानकर चल रहे हैं N3, जो कि N3 भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और ये हमारा ग्लास का स्लैब है जिसका मीडियम मानकर चल रहे हैं कि N2 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? N2 है, जो कि एक डेंसर मीडियम है ये। ठीक है, इस तरीके से लाइट आ रही है। अब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब आएगी तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और जब ये नॉर्मल की ओर बेंड होगा तो ये कुछ एंगल बनाएगी, और उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। ठीक है, और उसको R1 नाम दे रहे हैं। और ये R1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि R1 क्या है? यह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब यहाँ पर लाइट पहुँचेगी सेकंड वाले सरफेस पर। ठीक है, सेकंड वाले सरफेस पर लाइट पहुँचेगी। अब सेकंड वाली सरफेस पर पहुँचेगी तो हाँ, यहाँ पर जो लाइट आई है O से इस वाले पॉइंट तक, उसको नाम दे दिए हैं हम OB। ठीक है, सेकंड वाली सरफेस पर आई तो यहाँ पर एक दूसरा नॉर्मल मिल गया, जिसका नाम हम N1 रख रहे हैं B, और इसका नाम रख रहे हैं M1। ठीक, अब रिफ्रैक्शन होगा तो सेकंड वाले सरफेस पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये लाइट क्या होगी? थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हटेगी, ऐसे थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इस वे में ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर नाम रखते हैं
ये वाली जो लाइट है, इस लाइट को हम बोलेंगे इमरजेंस लाइट, इमरजेंस रे, या इमरजेंट रे लिख देते हैं इसको, इमरजेंट रे, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहाँ पर जो R1 है, फिर यहाँ पर इसको बोल रहे हैं क्या है, R2 है, ठीक है। और इस वाली रे को क्या बोलेंगे, इस वाली रे को हम बोलेंगे OB को, यहाँ लिख देते हैं, OB को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। नाम सबका याद होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला रिफ्रैक्शन कहाँ पर हुआ है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ पर हुआ है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ है PQ पर, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस PQ। और सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ बेटे, सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ बताओ आप, सेकंड रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस, सरफेस SR पर हुआ, ठीक है। ये हमने कई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिख दिए हैं कि ये सारे पॉइंट्स। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताएं आपको कि जहाँ पर जो रे OB है, रे OB है, वहाँ पर स्पीड स्लो हुई है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो हुआ है। अब स्लो हुआ अगर स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर जो रे होगा ना, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। और लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है, इसलिए भी नॉर्मल की ओर आप लॉजिक दे सकते हो कि यहाँ रेयर टू डेंसर हो रहा है, आ रहा है लाइट OB, ठीक है, इसलिए टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है। आप ऐसा लॉजिक दे सकते हो। दूसरा लॉजिक क्या दोगे कि देखो यहाँ पर ये रे जो है ना, ये इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ C, इसका नाम क्या दे देता हूँ C, तो BC। तो आप देखो BC क्या है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल है। अगर अबे फ्रॉम द नॉर्मल है तो आप क्या लॉजिक दे सकते हो कि स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड क्या हुई, स्पीड इंक्रीज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पर अभी फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है लाइट, और डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है लाइट, ठीक है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो स्पीड इंक्रीज हो जाता है, और रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया इतना। अब अगर इतना लॉजिक समझ में आ गया तो एक काम और कर सकते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द ग्लास स्लैब, अगर ग्लास स्लैब अब्सेंट होता तो ये लाइट जो है वो इस पाथ को ना ओबे करके वो लाइट ऐसे ही कुछ जाती। अब अगर ऐसे कुछ जाती तो यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर इस येलो वाली लाइट को हम ऐसा बनाएं, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाएं, और नाम थोड़ा से हम सही कर देते हैं, इसको C बोल रहे हैं, और ये ये है इमरजेंसी, ठीक है। ये वाली लाइट ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगा ये, ठीक। ये दोनों लाइट ऐसे पैरेलल चली जाएंगी। और यहाँ पर आपको दिखा दें, एक मिनट, यहाँ पर ये समझ लो कि एक मिनट, ये डॉट डॉट डॉट, नहीं डॉट डॉट ना करो, इसको डॉट डॉट मत करो, इसको करेंगे तो सही नहीं बैठेगा ना। इसको लाइन को कंटिन्यू में रखें। ये यहाँ पर करो, ये अगर ग्लास स्लैब ना होता तो ये लाइट ऐसे ही आती, ये लाइट ऐसे ही आती, और ये लाइट अगर ऐसे आती
तो ये लाइट की कौन सी पाथ है, अब बताओ आप। ये लाइट की ओरिजिनल पाथ है। क्या है ये? ओरिजिनल पाथ है ये लाइट की ओरिजिनल पाथ है। समझ पाए आप? लाइट की ओरिजिनल पाथ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने सारा सिनेरियो एकदम क्लियर कर दिया है। अब रिफ्रैक्शन के बाद अगर मैं इन दोनों में, रिफ्रैक्शन के बाद इन दोनों लाइट में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन जो इस पर क्या है 90 डिग्री पर है, कहीं पर भी आप ड्रॉ कर लो इस लाइन को, कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, यहाँ कहीं पर भी ड्रॉ कर लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स, और एक्स इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? समझ पाए लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? समझ पाए आप? चलो अब बात कर लेते हैं कुछ और। अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाने का मतलब ये हो गया मेरा कि कुछ इस तरीके से अपने पास ग्लास स्लैब है और एक ये हमारे पास नॉर्मल है और लाइट ऐसे आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे आ गई डेंसर मीडियम में और फिर ऐसे नॉर्मल है और फिर लाइट ऐसे चली गई और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया। मिरर एम से लाइट जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल मैंने आई नाम दिया, इस एंगल को ई नाम दिया, इस एंगल को R1 नाम दिया, इस एंगल को R2 नाम दिया। इस सरफेस PQRS ये है, ये O है, ये A है और ये B है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट मान लो C है। इस वाले सरफेस पर PQ पर हम स्नेल ला लगाते हैं। PQ पर अगर हम स्नेल ला लगाते हैं तो हमको पता है स्नेल ला साइन I अपान क्या होता है, साइन R होता है। और यहाँ रेयर मीडियम है N1 = 1 और ये N2 है और ये N3 है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 से लाइट आई है 2 में और साइन I हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन R1 हो जाएगा और N2/N1 हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, इसको हम यही तो लिख सकते हैं, N2/N1 लिख सकते हैं। और साइन I अपान क्या हो जाएगा, ये साइन R1 हो जाएगा और N2/N1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो साइन I और N1 = N2 और साइन R1 हो जाएगा। और N1 की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, साइन I N1 की वैल्यू देखो 1 है तो, और यहाँ से N2 हो जाएगा और साइन R1 हो जाएगा और N2 साइन R1 = साइन I हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर आप यहाँ पर स्नेल ला लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन R2 साइन E हो जाएगा और N2 से लाइट आई हुई है कहाँ पर, N2 से लाइट आई हुई है 1 में आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर लाइट यही आई हुई है, 2 से 1 में आई हुई है लाइट। तो साइन R2 साइन E = क्या हो जाएगा, ये N1/N2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन R2 × N2 और साइन E × N1 हो जाएगा। और हमें पता है कि N1 की वैल्यू 1 है तो साइन R2 और N2 = ये वैल्यू 1 हो गई है और साइन E × 1 हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो आप ध्यान से कि N2 और साइन R2 = साइन E आ गई है। और यहाँ पर अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ। देखो ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा कि R1 = R2 है अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। देखो R2 यहाँ पर है और R1 यहाँ पर है, ये वैल्यू है। तो R1 और R2 अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल है। तो R1 = R2 बाई द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये R1 R2 के इक्वल हो गया तो
तो N2 और ये क्या हो जाएगा, साइन ये R1 हो जाएगा और इक्वल टू साइन E हो जाएगा। R2 की जगह पर, इस R2 की जगह पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर R1 रख दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो ध्यान से, एक साइड इक्वल है कि नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लगाओगे तो देखो एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल होगा। तो साइन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन E, और साइन से साइन हो गया कैंसिल, I इक्वल टू E हो गया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू किसके हो गया, ये एंगल ऑफ इमरजेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो गया। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से एंगल E जो है एंगल I के इक्वल हो जाता है। मैं चाहता तो ये प्रिंसिपल डायरेक्ट यहाँ लगाकर इसमें अपना खेल मैं कर सकता था, लेकिन हमने कहा बता देते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कि चीज़ें कैसे सॉल्व हो रही हैं। तो अब फिर मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पर जहाँ से मुझे चलना है। ठीक है, चलना क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट मेरी टॉपिक थी, मैंने लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपको बता दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करके दिखा दूँ कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रूव करना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो ये वाली वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इससे हम डेल बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे इसको। अब अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, या इसी को लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमने एयर ले रखा है, बाहर हमने एयर ले रखा है, और ये मेरा क्या है, ग्लास है। मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ। और ये नॉर्मल कैसे है, इस पर 90 डिग्री पर है और ये भी 90 डिग्री पर है। पूरी वैल्यू हमने लिख दी है। अब अगर मैं कहूँ कि इसके लिए मुझे फार्मूला चाहिए, लैटरल शिफ्ट के लिए मुझे फार्मूला चाहिए, तो लैटरल शिफ्ट के लिए अगर मुझे फार्मूला चाहिए तो बेसिकली मुझे ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। लैटरल शिफ्ट यही तो है। इसको नाम दे दो आप B, और इसको नाम दे देता हूँ मैं इसको Z नाम दे देता हूँ। तो नाम दे दिया मैंने BZ। मुझे BZ चाहिए बेसिकली, और BZ ही लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक मिनट तो हमें बस इसको मैं कुछ करके, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताने में थोड़ा सा मेरा 1-2 पेज लगा, तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, कॉपी हो गया। और अब इस पेज में देखो, यहाँ पर अच्छा हुआ ही नहीं, कॉपी नहीं हुआ, 1 मिनट रुको। हाँ, अब हो गया। यहाँ से कॉपी करना है इस पूरी वैल्यू को और यहाँ पर पेस्ट करना है। चलो, ये यहाँ से अप्रूवमेंट स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमें ये सारी वैल्यू मालूम ही है, ये पूरी वैल्यू हमको मालूम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये x चाहिए, यही x हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो x है क्या चीज़, यही है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हमें इसी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यू निकलेगी कैसे, तो अगर हम ट्रायंगल लें O और ZB, राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल OZB लेते हैं। OZB में साइन डेल कितना होगा बताइए, साइन डेल कितना होगा। देखो OZB में ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो साइन डेल इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यही तो होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे कुछ करके होता है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। एक होता है ऐसे करके लाल, और कक्का भी होता है ऐसे। तो और ये हो गया बेस और पी, और ये होता है, यही वाला फार्मूला होता है। मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब यहाँ से देखो, साइन का मतलब होता है पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये डेल है, तो ये सामने की परपेंडिकुलर है बी जेड। क्या है, बी जेड, ये हो गया बी जेड। और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया है ओ से बी तक, ओ से बी तक, ये हमारा साइन डेल हो गया बी जेड अपॉन ओ बी। ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये हमें क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, साइन डेल इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, हमको क्या चाहिए, हमें बी जेड ही तो चाहिए, हमें बी जेड ही तो चाहिए ये। तो बी जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको बी जेड इक्वल टू मिलेगा ओ बी और साइन डेल। अब हमें ओ बी की वैल्यू मिल जाए और साइन डेल की वैल्यू मिल जाए, काम हमारा बन जाएगा। अब इस काम बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें इस एंगल, यहाँ इसके लिए इस ट्रायंगल में ओ और इस एम और वी में फार्मूला लगाना होगा। तो हम लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस आर इक्वल टू, देखो जरा क्या होगा, कॉस आर इक्वल टू क्या होगा, कॉस आर इक्वल टू क्या होगा बोलो, कॉस आर वन इक्वल टू, आर वन को आर ही मान लेते हैं, आर मान लो, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से आर वन आर टू आर ही होगा, दोनों सेम है। तो कॉस आर इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा ओ एम है, बेस हमारा ओ एम है, और हाइपोटेन्यूज हमारा ओ बी है। अब ओ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ओ एम अपान कॉस आर मिलेगा, यही मिलेगा आपको, ओ एम इक्वल टू यही तो मिलेगा आपको। और अब आप देखो ओ एम कहाँ गया, ओ बी इक्वल टू, देख लो ध्यान से, क्या है, कॉस ओ एम अपान ओ बी। हाँ, ओ बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो ओ बी जो है यहाँ पर हमको मिल गया, देखो ये ओ बी हमको मिल गया, ओ बी तो मिल गया हमको कि ओ एम है। और ओ एम की वैल्यू कितनी है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ओ एम की वैल्यू मैं ये मान रहा हूँ, यानी कि विड्थ ऑफ द ग्लास स्लैब, विड्थ ऑफ द ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब की विड्थ हम स्मॉल टी मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो ओ एम है, ओ एम वो बी आर क्यू आर के क्या है, इक्वल है, और जो कि स्मॉल टी है। तो अब ये वैल्यू रख लो, ओ बी इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू स्मॉल टी, और ये कॉस आर हो गया, क्या हो गया, ये कॉस आर हो गया। और अब चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, वो भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बस आपका प्रूवमेंट हो गया। ये एंगल आई है, तो ये पूरी एंगल आई होगा, और ये वाला जो एंगल होगा डेल इज इक्वल टू वो क्या होगा, आई माइनस आर होगा। ज्योमेट्री देखो आप, क्योंकि ये एंगल पूरा आई है, ये कितना है, आई है, ये इतना हमारा आर वन है, या आर मान लेते हैं इसको, तो डेल हमारा कितना हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पूरी वैल्यू रखो, सॉल्व हो गया। बी जेड की वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि वो एक्स है, जिसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स है। ओ बी की वैल्यू को आप कह रहे हो कि टी अपान कॉस आर रखो, और साइन क्या रखना है, ये वैल्यू साइन, और डेल की जगह पर क्या रखना है आपको, डेल की जगह पर आई माइनस आर रखना है, ये वैल्यू आई माइनस आर रखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आई माइनस आर हो जाएगा। आप x इक्वल टू क्या फार्मूला लेकर आए, स्मॉल टी और साइन आई माइनस आर
और अपान कॉस आर। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला भी हो गया। आपकी बुक ने इसको नोट पॉइंट में छोटा सा स्मॉल सा लिख भी रखा है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है उसके नीचे लिख रखा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्मॉल टी साइन आई माइनस आर अपान कॉस आर, ये लिख रखा है थोड़ा सा। और यहाँ पर जनरल मीनिंग अगर आप बताना चाहें तो जनरल मीनिंग भी बता सकते हैं कि टी क्या है, तो थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है ये, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है ये। ठीक है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस है ये। आर क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये। ठीक है, और एक्स क्या है, तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने सारा जितना भी वर्ड यूज किया उसकी जनरल मीनिंग भी बता दी कि कौन सा चीज़ क्या है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, इस फार्मूले से एक चीज़ देखो आप ज़रा ध्यान से। इस फार्मूले को देख रहे हो तो एक दिमाग में आ रहा है कि डिपेंडेंसी ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पर है। डिपेंडेंसी ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पर है। पहला तो वो डिपेंड कर रहा है, देखो किस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन तीन चीज़ों के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है वो। तो हम पहला रीज़न क्या दे सकते हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि ये पहला टी के ऊपर, यानी कि थिकनेस ऑफ द ब्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। यानी कि थिकनेस अगर इंक्रीज हुआ, थिकनेस इंक्रीज हुआ यानी स्मॉल टी इंक्रीज हुआ तो एक्स भी इंक्रीज होगा। अगर मेरा थिकनेस डिक्रीज हुआ, थिकनेस स्मॉल टी, ग्लास स्लैब पतला हो गया, मोटा नहीं है, थोड़ा सा थिक नहीं है, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला रीज़न तो आप ये दोगे। दूसरा रीज़न क्या दोगे, डिपेंडेंसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो कैसा डिपेंड कर रहा है ये देख लो। मोर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिख रहे हैं, ठीक है, तो मोर लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स, क्योंकि आई में से एक्स माइनस हो रहा है, आई में से एक्स माइनस हो रहा है। अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो एक्स भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये लॉजिक आप दे सकते हो। दूसरी चीज़ यहीं पर इसके अल्टरनेट देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर आर मेरा ज़्यादा हो गया तो एक्स मेरा कम हो जाएगा, और आर मेरा कम होगा तो एक्स मेरा ज़्यादा हो जाएगा। अब लोग सोच रहे हैं कि ये भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैसे कम या ज़्यादा हो रहा है। भाई आई माइनस एक्स हो आर हो रहा है, आई माइनस क्या हो रहा है, आर हो रहा है। अगर आर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आर कम रहे, आर कम रहे और आई ज़्यादा रहे तो इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा, और जब इसका डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ रहे ना, जितना ज़्यादा डेविएशन, जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा ये होगा। और एक्स की वैल्यू अगर आई की वैल्यू के साथ आर की वैल्यू भी बढ़ने लगी, आर की वैल्यू भी बढ़ने लगी, तो इनमें डिफरेंस कम हो पाएगा। जितना डिफरेंस कम हो गया तो डेविएशन कम हो जाएगा। देखो अगर दोनों वैल्यू बढ़ने लगी, दोनों वैल्यू बढ़ने लगी, आर भी बढ़ी और एक्स ये भी बढ़ा, तो आई माइनस आर करोगे तो इनका डिफरेंस बहुत कम आएगा, और डिफरेंस बहुत कम आएगा तो डेल भी बहुत कम आ जाएगा, और फिर एक्स भी बहुत कम आ जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे हो कि आई में से आर घट रहा है तो आई बड़ा होना चाहिए और आर कम होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, और डिफरेंस ज़्यादा आ गया, अगर डिफरेंस ज़्यादा आ गया तो डेल भी बढ़ेगा, और फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स भी बढ़ेगा। डेल का मतलब डेविएशन, ये डेविएशन भी बढ़ेगा
और एक्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आर घटेगा तभी हमारा डेल बढ़ेगा, डेल बढ़ेगा क्योंकि डेल आई माइनस आर होगा, और उस कंडीशन में डेल हमारा बढ़ेगा। एक मिनट, आर घटेगा, आर बढ़ रहा है, अच्छा यहाँ आर बढ़ रहा है तो डेल भी घटेगा और एक्स भी घटेगा, और आर अगर घटेगा तो डेल बढ़ेगा और एक्स भी बढ़ेगा उसके रीजन में, ठीक है। तो ये होगा। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ यूज्ड, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा लैटरल शिफ्ट, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ लाइट यूज्ड, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया इसका, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो वेवलेंथ हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बोलो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना कि जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है और लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, और जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है और लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है। ये बात भी आप रख लीजिए दिमाग में, ये होता है। अच्छा एक बात बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है, वायलेट का ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होता है, रेड का कम होता है। वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है। और वेवलेंथ किसका कम होता है, वायलेट का कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा होगा, तो वायलेट का ज़्यादा होगा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसका कम होगा, रेड का कम होगा। तो ये बात भी आप ये दिमाग में रखिए कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट रेड का और ये वायलेट का, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायलेट ग्रेटर देन लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेड। ये बात भी अपने दिमाग में रखिए आप कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट वायलेट का ज़्यादा होगा और रेड का कम होगा। और वायलेट का ज़्यादा अगर लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वायलेट का डेविएशन भी ज़्यादा होगा, वायलेट का डेविएशन भी ज़्यादा होगा और रेड का डेविएशन कम होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज़्यादा है, क्योंकि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये सारी बातें आपने अपने दिमाग में रखी है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है।